चलिए दोस्तों, आज से हम क्या करेंगे, 10th क्लास का साइंस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों से पूछा था कि चैप्टर 1 क्लियर हो गया था मैथ का हमारा रियल नंबर। उसको आपको हमने बोल रखा है कि चैप्टर 1 जो रियल नंबर हमने आपको पढ़ा दिया है, एनसीईआरटी तो मैंने सॉल्व करा दी पूरी। बट आपके पास जो भी बुक है, जैसे आर डी शर्मा है, उसके क्वेश्चन बनाइए। उसमें अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है तो उस डाउट को आप कमेंट में डालिए। टेलीग्राम नंबर जो दिया गया उस पर करिए, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर हमको फुल मार्क्स लाने हैं, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो हमको क्या करना होगा, केवल एनसीईआरटी से काम नहीं चलने वाला है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, आर डी शर्मा को पढ़ना होगा। आर डी शर्मा पढ़िए, या आप लोगों को अगर पॉसिबल हो सकता है तो जो अभी बच्चे उन्हें एग्ज़ाम दिया 10th क्लास को, उनके पास क्या होगा, जो सपोर्ट मटेरियल मिलता है स्कूलों से, उसमें अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उसको ले लीजिए, या प्रीवियस ईयर बुक ले लीजिए। अभी साथ ही साथ जैसे हमने एक चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर कंप्लीट किया, उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हम बना सकें। मेथड को मैंने सिंपल तरीके से सबका अप्लाई किया है, आपको बेस्ट तरीका अपनी तरफ से देने का ट्राई किया है। तो इसलिए आप क्या करो, थोड़ी सी मेहनत करो, ताकि आपका, जैसे देखिए, मैथ बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है एक तरीके से माना जाए। अगर आप लोग कंटिन्यू जिस तरीके से पढ़ोगे, रिस्पांस अच्छा मिलेगा, तो आप लोगों का अगस्त तक, मानिए क्या कि सितंबर पहले आपका सिलेबस पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको आप थोड़ा से स्टडी को अपने बढ़ाइए, पढ़ना जो समय है, टाइम टेबल उसको बनाइए। और साथ ही साथ आज हम साइंस भी शुरू कर रहे हैं। साइंस कुछ लोगों ने, ज़्यादा लोगों ने नहीं कहा, बट साइंस कहा एक दो लोगों ने, तो इसके लिए हम फर्स्ट चैप्टर साइंस का भी पढ़ाते हैं। देखते हैं फिर इसके बाद साइंस और मैथ के बाद क्या रिस्पांस मिलता है। तो इसके साथ आप लोगों को एसएसटी भी डाला जाएगा। बट आप लोगों का रिस्पांस चाहिए, उसके लिए क्या करना होगा, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसको नोट्स बनाइए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नोट्स बनाइए। उसके बाद अदर बुक से सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होते हैं उनको टेलीग्राम नंबर पे डालिए। नहीं होगा तो आप लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर जल्दी हम प्रोवाइड करवाएंगे, उस पर डायरेक्ट अपना क्वेश्चन भेजिए, सॉल्यूशन पाइए। अगर ज़रूरत रही तो स्पेशल क्वेश्चन, जैसे आर डी शर्मा की बुक का भी जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कराएंगे हम। तो आज हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। स्टार्ट में हमारे जो 4 चैप्टर हैं, स्टार्ट के 5 चैप्टर हैं, वो क्या है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो फर्स्ट हम केमिस्ट्री शुरू करते हैं, पहला चैप्टर शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर जो हमारा है, तो पहला चैप्टर कहता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो हमको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जैसे 9th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ गए हो, इक्वेशन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक फिजिकल इक्वेशन होता है, रिएक्शन जो होता है 2 टाइप का होता है। एक फिजिकल रिएक्शन होता है और आपका दूसरा सेकंड होता है केमिकल रिएक्शन। वहाँ पे आपको चीज़ें बताई गई होंगी, जो हमसे पढ़े हैं उनको भी मालूम होगा। फिजिकल रिएक्शन में आपको चीज़ें बताई गई थी कि आपका क्या होता है, रिएक्शन के बाद आप क्या कर सकते हो, जो आपका रियल सब्सटेंस होता है उसको आप रिवर्स कर सकते हो, मतलब पा सकते हो। जैसे आपने सैंड और क्या कर दिया, सैंड को और शुगर को मिक्स कर दिया, तो ये आपका फिजिकल रिएक्शन हो गया। अब बाद में चाहो तो उनको जो मेथड पढ़ाया गया था, 4-5 मेथड हमने वहाँ पे 9th क्लास में है, सेंट्रीफ्यूगेशन, मैग्नेटाइजेशन, फिल्ट्रेशन एक्सेट्रा, इन सब से चीज़ों से आप उन चीज़ों को अलग कर सकते हो। सेकंड टाइप पढ़ाया गया केमिकल रिएक्शन बताया गया था, वहाँ पे आपको मतलब ये क्या है कि डिफिनेशन दे दी गई थी केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन नॉर्मली होते क्या है, ऐसे रिएक्शन जिनमें हम क्या कर सकते हैं, रियल सब्सटेंस को नहीं पा सकते हैं। तो अब वही चीज़ें हम करेंगे, केमिकल रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन होते क्या, डेफिनेशन पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व कहाँ पे होते हैं उनको पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन में बैलेंसिंग जो होती है उसको पढ़ेंगे, और बैलेंसिंग क्यों रिक्वायर होती है उसको पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन हो गया, फिर केमिकल इक्वेशन को पढ़ेंगे। इन चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला टॉपिक अपना शुरू करते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब ये डिफिनेशन आप लोगों को याद कर लेनी है, नोट डाउन करते चलना है। तो बोला गया केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनको डिफाइन कैसे करेंगे। तो बोला गया इट इज अ प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंसेज फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंसेज। तो क्या बताया गया कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ही सब्सटेंस हो सकता है या 2 सब्सटेंस मिलकर कोई एक नया सब्सटेंस बनाते। ठीक है, क्या बताया गया कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंसेज फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंसेज। बताया गया कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से अधिक, एक भी सब्सटेंस हो सकता है कोई नया सब्सटेंस बना दे, या एक से ज़्यादा 2-3 मिलकर कोई एक नया सब्सटेंस बना दे। जहाँ पे ऐसा प्रोसेस हो रहा है कि वन आर मोर सब्सटेंस, ठीक है, फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो क्लियर हो गई डिफिनेशन, इट इज ए प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंसेज फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंसेज। ये डिफिनेशन हुई।
अब इसका जो मेन पॉइंट पढ़ना है, इसकी क्वालिटी क्या होती है, तो बोला इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड। तो बोला गया एक बार अगर आपका केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो जो सब्सटेंस उसमें पार्टिसिपेट किए थे और न्यू सब्सटेंस बनाए थे, तो उस न्यू सब्सटेंस से आप उन जो आपके जो सब्सटेंस है जिन्होंने बनाया है उसको, उनको नहीं पा सकते। जैसे समझिए कि आपने वो हाइड्रोजन गैस लिया H2+O2, आपका वाटर बन गया, तो ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। आपसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिक्स हुई, इन्होंने क्या बना दिया, वाटर बना दिया। तो अब ये केमिकल रिएक्शन हो गया, क्यों, आप देख रहे हो टू सब्सटेंस है, इन्होंने मिलकर एक न्यू सब्सटेंस बना दिया। अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या कर सकते हो, इस वाटर H2O से आप H2 और O2 को नहीं पा सकते किसी भी फिजिकल मेथड को अप्लाई करके। अभी हम नहीं कहते कि पा ही नहीं सकते, हम केमिकल मेथड अप्लाई करेंगे तो पा लेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड लास्ट में पढ़ाया था। बट आपको ये रखना है, इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड। याद रखिए फिजिकल मेथड जो 9th क्लास में पढ़ाया गया, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन, और आपको क्या पढ़ाया गया है कि मैग्नेटाइजेशन। ये सारे 4-5 मेथड जो पढ़ाए थे, तो उन मेथडों से आप इसको नहीं प्राप्त सकते। तो हमने डिफिनेशन पढ़ लिया केमिकल रिएक्शन की, इट इज अ प्रोसेस इन विच वन or more substances form new substances. It cannot be reversed by physical method. एग्जाम्पल के प्रोसेस हमने समझ लिया इसको। अब देखिए जो केमिकल रिएक्शन होते हैं कहाँ कहाँ पे होते हैं, उसको नॉर्मली कुछ हमको याद रख लें। तो जैसे हमको अब वन नंबर जैसे ऑप्शन क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो उसमें बोल देगा एक क्वेश्चन, मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें चूज करना होगा कि इन विच केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, किस में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। तो आपको कुछ याद रखना है कहाँ कहाँ पे, जैसे उनमें इन्वॉल्व होने का मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं केमिकल रिएक्शन में। तो बोला गया अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें चेंज इन स्टेट हो जाएगा, मतलब उसके स्टेट में चेंज हो जाएगा। जैसे इसी के समझिए आप, आपका H2 गैस था और O2 गैस था, मतलब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस एक कैसे गैसियस फॉर्म में थी, और इन्होंने बना दिया वाटर लिक्विड फॉर्म में। तो क्या होगा, स्टेट चेंज हो गया। बोला चेंज इन कलर हो सकता है। अब जैसे चेंज इन कलर का मतलब क्या है, जैसे समझिए कि आप कोई लकड़ी है, ठीक है, उसको जला रहे हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है। चेंज इन टेम्परेचर चेंज हो जाता है, मतलब टेम्परेचर चेंज का परिवर्तन होने का मतलब, जैसे कोई चीज़ को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हो तो चीज़ क्या हो जाती है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब घट भी सकता है किसी किसी केस में, आगे हम पढ़ेंगे। तो यही होता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है कहीं पे, तो वहाँ पे स्टेट में चेंज हो सकता है, कलर में चेंज हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, और क्या साथ ही साथ कोई गैस बन सकती है। जैसे कोई चीज़ बर्निंग करते हो, ठीक है, कोयले को आप जैसे बर्निंग करते हो, जलाते हो एयर के प्रेजेंस में, तो वहाँ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, साथ ही साथ वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो ये चीज़ें बताया गया कि इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब गैस का कोई नई गैस का निकलना। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे स्टेट में चेंज हो सकता है, कलर में चेंजेज हो सकते हैं, टेम्परेचर में चेंजेज हो सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, मतलब गैस निकल सकती है। तो इसको याद रखना है, अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो हमने 4 पॉइंट को मेन रखा याद। अब होता है केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ। तो कुछ याद रखना होगा कि कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जो हमारी लाइफ में डेली हैपन होते हैं, मतलब डेली होते ही होते हैं। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, जैसे हम फूड को जब खाते हैं, ठीक है, ईट करते हैं तो उसका डाइजेशन होता है, उसी से हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। अब आगे चल के हम पढ़ेंगे, जब बायोलॉजी पढ़ेंगे हम, डाइजेशन ऑफ फूड स्पेशल, उसमें हमारा टॉपिक है। डाइजेशन ऑफ फूड का मतलब होता है जो फूड होता है उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, मतलब बर्निंग होती है, एक तरीके से बोल सकते हो। तो वहाँ से चीज़ें क्या होती हैं, जो फूड होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो हमारी डेली लाइफ में एक होगा डाइजेशन ऑफ फूड। रस्टिंग ऑफ आयरन, आप जैसे देखते हो आयरन है, लोहा कोई है, अगर खुले में रख दिया जाता है, मॉइस्चर प्रेजेंस में अगर मॉइस्चर है वहाँ पे, तो उस पर आप देखते हो जंग लग जाता है, रस्टिंग उसी को बोलते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग का लगना, ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है जो हमारे डेली लाइफ में होता है। फार्मेशन ऑफ कर्ड हो गया, अब दही का भी बनना भी जो होता है एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो कुछ ये 3 पॉइंट थे जिनको हमने बताया जो डेली लाइफ में हमारे हैपन होते हैं, बहुत सारे होते हैं, रेस्पायरेशन होता है, सारी चीज़ें होती हैं। बट हम कुछ मेंशन समझते चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको समझ में आया, हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन होते क्या है,
फिर आपने बोला कि अगर केमिकल रिएक्शन होता तो क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती, 4 पॉइंट बताया हमने, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। फोर्थ हमने पढ़ाया कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्लियर पॉइंट। फिर हमने बताया कि हमारी डेली लाइफ में कुछ केमिकल रिएक्शन हैपन होते हैं, उसमें हमने 3 बताया आपको, डाइजेशन ऑफ फूड बताया, रस्टिंग ऑफ आयरन बताया, फार्मेशन ऑफ कर्ड बताया, और भी सारे होते हैं बट थोड़ा थोड़ा हम समझते चलते हैं क्योंकि हमारा सिलेबस में आगे चीज़ें आती रहेंगी। रस्टिंग ऑफ आयरन हम पढ़ेंगे, स्पेशल हमारा ये टॉपिक है, ठीक है। इस पर हमेशा क्वेश्चन 1-2 पूछे जाते हैं, तो इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब समझ लेते हैं जो केमिकल रिएक्शन आपने तो पढ़ लिया, बोला आपने कि 1 or more सब्सटेंसेज फॉर्म न्यू सब्सटेंस, तो आपने कहा एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलकर कोई नया सब्सटेंस बना ले तो उसको केमिकल रिएक्शन बना दिया। तो बोला ये जो सब्सटेंस होते हैं इनको कैसे आप डिफाइन करोगे, तो बोला गया जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं हमारे केमिकल रिएक्शन में जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट का मतलब होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। जैसे आपने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस लिया, तीनों ने पार्टिसिपेट किया केमिकल रिएक्शन में, तो क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं समझ में आया आपको, बोता है हु टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, पार्ट लेते हैं, ठीक है, उनको आप क्या बोलते हो, रिएक्टेंट्स बोलते हो। दूसरा आपका होता है प्रोडक्ट होता है। तो जो आपने बोला कि जब ये पार्टिसिपेट करेंगे जो सब्सटेंसेज तो कुछ न्यू सब्सटेंस बनाएंगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन ही हमको बोलता है। तो प्रोडक्ट क्या होते हैं दूसरा, तो बोला गया प्रोडक्ट द सब्सटेंसेज विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो बोला गया वो जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, बोला व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ मॉइस्चर इन प्रेजेंस ऑफ एयर इट फॉर्म्ड आयरन ऑक्साइड। वही रस्टिंग वाला आपने जैसे पढ़ा। तो बोला गया कि जब आयरन क्या करता है, मॉइस्चर में एयर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ देखिए आयरन था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर तो बना दिया आयरन ऑक्साइड। अब ये जो आयरन है और ऑक्सीजन है ये क्या है, पार्टिसिपेट किया इन्होंने केमिकल रिएक्शन में, तो क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। और न्यू जो सब्सटेंस बना आयरन ऑक्साइड तो क्या बन गया, प्रोडक्ट हमारा हो गया। क्लियर पॉइंट हुआ। अब इसको और शॉर्ट फॉर्म में समझना चाहे तो ये सिंबल होता है, जो अभी हम केमिकल इक्वेशन में पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। जो ये हमारा क्या होता है, एरो होता है, उसकी जो टेल होती है, टेल के साइड के जो सब्सटेंस होते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हो, और हमारा जो एरो का जो हेड होता है, हेड के साइड जो सब्सटेंस होते हैं उनको आप प्रोडक्ट बोलते हो। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्लियर हो गया हमारे हिसाब से। एक एक चीज़ें समझते चलिए, चीज़ें आसान रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आता है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया आपने, अब केमिकल इक्वेशन समझ लेते हैं होता क्या है। तो जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक इक्वेशन का यूज करते हो, ठीक है। जैसे मैथ को यूज करते हो ना, कुछ फार्मूले को लिखने के लिए इक्वेशन का यूज करते हो, वैसे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम मतलब क्या होता है, एक इक्वेशन का यूज करते हैं। वही इक्वेशन जो होते हैं वो केमिकल इक्वेशन कहलाते हैं। तो क्या बताया गया, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। तो ही बोला गया जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बोला गया इट इन्वॉल्व्स यूजेज ऑफ सिंबल ऑफ सब्सटेंसेज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। तो बोला गया इनमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो बोला गया जो आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है उनके सिंबल को उनकी स्टेट के साथ हम लिखते हैं। स्टेट आप जानते ही हो, मेनली 3 होती है, चौथा हमारा इक्वस आ जाता है, उसको डिटेल पढ़ेंगे। तो हमारा केमिकल रिक्वेशन जो हो गया वो क्या हो गया, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन इट इन्वॉल्व्स यूजेज ऑफ सिंबल ऑफ सब्सटेंसेज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। अब वो स्टेट क्या होती है, यह सॉलिड है तो उसको यस से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड है तो एल से रिप्रेजेंट करेंगे, गैस है तो जी से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्वस है तो ए क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अब तो सॉलिड लिक्विड गैस तो हम जानते हैं, एक्वस समझ लेते हैं। एक्वस होता क्या है, तो एक्वस एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सॉल्वेंट घोलने वाला जो काम करता है वो वाटर करता है, उसको एक्वस बोलते हैं। तो एक्वस की डिफिनीशन आप याद कर लीजिए। एक्वस क्या होता है, इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। तो बोला गया एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट जो घोलने का काम करता है वो वाटर होता है। तो एक्वस की डिफिनीशन याद हो गई, इट इज ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। क्लियर। अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं,
तो हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। हमने पढ़ा जो केमिकल रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में कुछ केमिकल रिएक्शन हैपन होते हैं। फिर हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन के बारे में। अब केमिकल इक्वेशन के बाद हम पढ़ते हैं, जैसे एक सिंबल के द्वारा हमने बता दिया जो केमिकल इक्वेशन होता है, जैसे वही आयरन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होना इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और आयरन ऑक्साइड का बनना, एक केमिकल इक्वेशन था। इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया Fe + O2 + FeO। Fe को हमने यस के साथ रिप्रेजेंट किया क्योंकि सॉलिड होता है आयरन। ऑक्सीजन हमारा गैसियस स्टेट में होता है इसलिए इसको G के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे आयरन ऑक्साइड जो होता है सॉलिड होता है। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल इक्वेशन हो गया। अब आता है चीज़ें कि जो केमिकल इक्वेशन होता है उसको हमको बैलेंसिंग करना पड़ता है। पहले हम सीखेंगे बैलेंसिंग कैसे करते हैं और फिर सीखेंगे कि हमको रिक्वायरमेंट क्या है बैलेंस करने की किसी केमिकल रिएक्शन को। तो फर्स्ट हम आज सीखते हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो कुछ मतलब स्पेसिफिक तो नहीं होता है, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई किया जाता है, बट कुछ मैक्सिमम जो इक्वेशन उनको बैलेंस करने के लिए एक प्रोसेस, एक तरीका हम आपको सिखाएंगे। उस तरीके के द्वारा हम मैक्सिमम केमिकल इक्वेशन को ईजिली बैलेंस कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने बताया कि सबसे 2 पॉइंट को माइंड में रखना है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, आप जो एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे एक इक्वेशन है Fe + H2O = Fe3O4 + H2। तो इसमें देखिए आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इन एलिमेंटों को आप काउंट कर लोगे कितने कितने हैं दोनों साइड। तो आपने देखा Fe एक है, इधर Fe3 है, मतलब आयरन टोटल कितना है, रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 2 है, 3 है, टोटल कितने 4 हो गए। आपने देखा हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, मतलब हाइड्रोजन टोटल 4 हो गए। ऑक्सीजन आपने देखा 1 और रिएक्टेंट साइड कितने 4, तो टोटल हमारे ऑक्सीजन कितने हो गए 5। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, जो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो उसमें बन रहे हैं उन एलिमेंटों का जो नंबर होता है उनको काउंट करके लिख लोगे। ठीक है, आपने लिख लिया आयरन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 5। तो आपको माइंड में सब फर्स्ट ऑफ ऑल रखना है किसको बैलेंस करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज़्यादा, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा टाइम आया है, सबसे ज़्यादा मतलब लार्जेस्ट टाइम आया है, तो कौन आया है। तो आप देखोगे ऑक्सीजन 5 टाइम, इसमें 5 ऑक्सीजन के एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसको बैलेंस करोगे, तो बोला देन फर्स्ट बैलेंस होता कि हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट एलिमेंट प्रेजेंट, जो हाईएस्ट एलिमेंट सबसे ज़्यादा टाइम प्रेजेंट है उसको बैलेंस करोगे। तो ऑक्सीजन को आप पहले बैलेंस करने जाओगे। तो आप देखिए अब दोनों तरफ देखना होगा, इधर 1 था, इधर 4 था। अब बैलेंस करने के लिए अगर हम 4 इधर कर दें तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, इधर भी 4 है, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब देखोगे क्या सारे बैलेंस हो गए, नहीं, अभी आयरन इधर 1 है और इधर 3 है। इसको 3 करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में आइए। फिर आयरन को आपने 3 कर दिया तो आपने देखा कि आयरन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस होगा। अब इधर देखिए H2 2 ही था, अब हाइड्रोजन 2 इधर है, इधर 4 हो गया ना, 8 हो गया टोटल। 4 आपने जैसे ऑक्सीजन बनाने के लिए 4, 2 था, तो ये मल्टीप्लाई होते हैं, 4 × 2 8 हो गया। तो आपका ऑक्सीजन को 8 बनाने के लिए यहाँ पे 4 लिखना होगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब लास्ट में क्या करोगे, इनकी स्टेट के साथ आप लिख दोगे। तो 3 Fe क्योंकि सॉलिड फॉर्म, 4 H2O लिक्विड फॉर्म, अब ये सॉलिड फॉर्म में होता है, तो Fe3O4 सॉलिड + 4 H2 गैस। तो हो गया बैलेंसिंग। एक बार फिर से हम बता देते हैं आपको। बैलेंसिंग करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, जो एलिमेंट होते हैं उनके नंबर को काउंट करके लिख लोगे, कौन कितनी बार आया है। तो आप जैसे यहाँ पे आयरन 4 टाइम्स आया था टोटल, हाइड्रोजन 4 टाइम्स आया था, ऑक्सीजन 5 टाइम्स आया था, तो आपने लिख लिया। अब जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आया है उसको बैलेंस करोगे। तो बोला देन फर्स्ट बैलेंस हाईएस्ट एलिमेंट प्रेजेंट। तो ऑक्सीजन हाईएस्ट टाइम प्रेजेंट था, 1 इधर था, 4 इधर था, टोटल 5 था। अब दोनों टाइप, प्रोडक्ट टाइप और रिएक्टेंट साइड, दोनों साइड में क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तब 4 इधर है तो इधर 4 बनाना है, तो आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब आपने आयरन को देखा, आयरन 3 है, इधर 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपने आयरन के इस साइड में आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आयरन बैलेंस हो गया। आप ऑक्सीजन अब बैलेंस हो गया, आयरन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन काउंट करिए, तो इधर तो आपने देख रहे थे इधर 8 है और इधर 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, भी 8 हो जाएगा। तो हमने 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, लास्ट में उसकी सॉलिड के साथ और उसकी स्टेट के साथ आपने लिख दिया, तो बैलेंसिंग इक्वेशन हो गया। तो 3 Fe
प्लस 4H2OL मतलब लिक्विड, Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2 गैस। ये हमारी बैलेंसिंग हो गई केमिकल इक्वेशन की। तो हमने आज आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाया। अब आपकी बुक में जो है उसको बनाइए, आगे हम कराते रहेंगे, और बाकी जितनी बुक एक्सरसाइज हैं क्वेश्चन वो तो हम कराएंगे ही कराएंगे। बट आप ट्राई करिए कि क्या केमिकल इक्वेशन जो बैलेंसिंग है आपको समझ में आई। 2 ही पॉइंट माइंड में रखना आपको। अगर आप सही तरीके से सीख गए तो इसको कर सकते हो। तो आज आप ट्राई करोगे। आज फर्स्ट क्लास है इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, जितना पढ़ाए हमने उसको नोट करिए। नोट करोगे तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक बार पढ़ोगे, वीडियो सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो पहले समझिए उसको। फिर सेकेंड टाइम उस वीडियो से आप उस नोट्स को नोट डाउन करिए, अपने नोट्स बनाइए उसको। नोट्स बनाओगे सेकेंड टाइम जब लिखोगे चीज़ें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो नोट्स इंपॉर्टेंट है कि हर पर्सन के पास नोट्स होना चाहिए। वीडियो तो देखना इंपॉर्टेंट है, उससे आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें क्या हैं। नोट्स बना लोगे तो और क्लियर हो जाएगा, हमेशा के लिए आपके पास चीज़ें हो जाएंगी वो। ठीक है, तो इसको बनाइए यहाँ तक, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इसकी वीडियो थोड़ी बड़ी बना के आगे डालेंगे। ठीक है, तो बनाइए इतना।